नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। किसान आंदोलन का समाधान कब और कैसे निकलेगा? 8.5 महीने बाद आज भी ये सवाल बरकरार है। गर्मी, सर्दी, बरसात, बॉर्डर पर बैठा किसान हर मौसम देख चुका है, लेकिन कृषि कानूनों की वापसी तक पीछे हटने को ये किसान राजी नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से किसानों को वार्ता का ऑफर जरूर मिल रहा है, लेकिन शर्त के साथ। शर्त यह कि कानून वापसी पर बातचीत नहीं होगी। शर्त किसानों की तरफ से भी है कि अब सिर्फ कानूनों की वापसी पर ही बातचीत होगी। सड़क से संसद तक हंगामा जारी है। संसद के अंदर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। सरकार पर चर्चा से दूर भागने के आरोप लग रहे हैं, तो वहीं जंतर मंतर पर जारी किसान संसद में कानूनों पर रोजाना चर्चा हो रही है। किसान संसद में आज भी कुछ प्रस्ताव पास कर सरकार को भेजे गए। किसानों की ओर से एमएसपी गारंटी पर कानून लाने की मांग की गई, तो किसानों के लिए पेंशन का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया। बड़ी बहस में आज सबसे पहले किसान नेता युद्धवीर सिंह का बयान सुनाते हैं। जो हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है, पूरे देश का किसान जो है वो आज जो दुर्दशा किसान की है वो इसी वजह से है कि उसको उसकी फसलों के उचित दाम नहीं मिल रहे। एमएसपी हालांकि उचित मूल्य नहीं है, ऐसा सरकार ने स्वयं माना। एमएसपी सपोर्ट प्राइस है। अगर सपोर्ट प्राइस भी किसान को नहीं मिलती है और उसकी गारंटी भी नहीं सरकार दे सकती है, तो किसान का जिंदा रहना मुश्किल है। और ये जो 4 लाख आत्महत्याएँ हो रही हैं, ये इसीलिए हो रही हैं कि किसान को बाजार में सरकार के द्वारा घोषित एमएसपी नहीं मिल पा रही है। इस मांग को लेकर हम बहुत दिन से संघर्षरत हैं और आज किसान संसद के माध्यम से सबने बड़े विस्तार से एक एक बिंदु को छूते हुए उस पर चर्चा की है कि एमएसपी क्यों और एमएसपी का तय करने का क्या जो फार्मूला होना चाहिए, उस पर चर्चा हुई और कुछ प्रस्ताव आज हमने पास करके सरकार को भेजे हैं कि ये हम किसान भारत देश का चाहता है। अब देखते हैं कि सरकार उसको कितना संज्ञान में लेती है कि फसल बीमा योजना जो है उसका मतलब वास्तविक लाभ मिले किसान को, उसका सरलीकरण किया जाए। किसान के किसी भी तरह के नुकसान की भरपाई में जो प्रावधान है, नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम से प्रचारित करते हैं, वो किसान के लिए लाभकारी नहीं है। किसान को उसका लाभ नहीं मिलता। आज तक का ये ट्रैक है कि कंपनियां लाभ कमा रही हैं, किसान को कोई फायदा नहीं है। उसको प्रैक्टिकल बनाया जाए, वास्तविकता में जो किसान के लिए लाभकारी हो। और किसान को एक एज के बाद उसको पेंशन का प्रावधान हो, उसकी रिटायरमेंट के बाद उसकी जो है उसका भविष्य सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि वो देश के लिए उत्पादन करता, देश के लिए काम करता, लेकिन सारी उम्र वो मेहनत नहीं करता। जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण तरीके से किसान संसद चल रही है। में प्रदर्शनकारी प्रदेश में बीजेपी और जेजेपी नेताओं के विरोध पर उतारू हैं। लगातार बीजेपी जेजेपी के कार्यक्रमों का विरोध किया जा रहा है। आज भी रोहतक में इंसो के स्थापना दिवस का विरोध हुआ। दुष्यंत चौटाला के घेराव के लिए ट्रैक्टर लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारी पुलिस से भी भिड़ गए। उसकी कुछ तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से किसान यहां पर पहुंचे थे और उनका सामना पुलिस से हुआ। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच खींचतान भी दिखी। पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारी यहां पर किसानों को समझाते हुए देखे गए। एनसो का कार्यक्रम था, दुष्यंत चौटाला यहां पर पहुंचे थे और इसी बात की जानकारी लगते ही किसान उनका विरोध करने के लिए, घेराव करने के लिए पहुंच रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड कर उनको रास्ते में ही रोक दिया। एक तरफ लगातार किसान संसद चल रही है, बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध किया जा रहा है अलग अलग तरीकों से। सवाल यह है कि क्या विरोध से ही समस्या का समाधान हो जाएगा, और अगर ऐसा होता तो अब तक समाधान क्यों नहीं निकला? देख रहे हैं किस तरह से किसानों और पुलिसकर्मियों के बीच यहां पर धक्का मुक्की भी हुई। कुछ बुजुर्ग किसान भी पहुंचे थे, पुलिसकर्मी उनको समझाने की कोशिश में लगे हुए थे। 8.5 महीने से किसान आंदोलन जारी है और इस साल लगातार जो आंदोलन चल रहा है उसमें किसान शामिल हो रहे हैं। कई किसानों की मौत हुई, दूसरी तरफ कुछ आपराधिक घटनाएं भी हुई। संसद किसानों की चल रही है, उसमें अलग अलग प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। आज किसानों को पेंशन देने की मांग इस किसान संसद के जरिए की गई। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की गई, लेकिन आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा, किसान घर कब लौटेंगे, और बातचीत को लेकर जो दोनों तरफ से शर्तों का खेल चल रहा है, ये शर्त के बिना भी क्या बातचीत हो पाएगी, और अगर बातचीत होगी तो कब होगी? क्योंकि सरकार की तरफ से ये शर्त है कि किसान बातचीत करें, सरकार की तरफ से प्रस्ताव है
लेकिन कानून वापसी पर बात नहीं होगी। किसानों का कहना है कि सिर्फ कानून वापसी पर ही बात होगी। तो आंदोलन को लेकर युवाओं में भी जोश देखने को मिल रहा है। आजकल प्रदेश के लगभग हर शहर से युवाओं का जत्था गांव की मिट्टी और जल लेकर बॉर्डर पर पहुंच रहा है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सावन का महीना है तो डाक कावड़ का सिलसिला भी किसानों की तरफ से शुरू हो चुका है। किसान कावड़ यात्रा भी निकाली जा रही है। हालांकि कावड़ यात्रा को लेकर कहीं परमिशन नहीं है, लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं डाक कावड़ की उचाना में, जहां पर दौड़ते हुए जो कावड़िए हैं, जो शिव भक्त किसान हैं, वो मिट्टी लेकर और जल लेकर दरअसल पहुंच रहे हैं और नारेबाजी भी की जा रही है उनकी तरफ से। हाथों में तिरंगा भी है और शिव की भक्ति भी है। भवानी खेड़ा में भी किसान सड़क पर उतर आए हैं। वहां पर किसानों की तरफ से तिरंगा निकाला गया और तिरंगे को लेकर भी कई सवाल हैं। दरअसल तिरंगा यात्रा बीजेपी की जो निकल रही है उसको लेकर भी किसानों की तरफ से बयान दिया गया। लेकिन आज के जो सबसे बड़े सवाल है उनसे आपको रूबरू करा दें। सरकार वर्सेस किसान, बिना बातचीत आखिर समाधान कैसे निकलेगा? बातचीत हो नहीं रही है, समस्या का समाधान हो नहीं रहा है, तो सवाल यही है कि आखिर बातचीत का सिलसिला शुरू कब होगा और इसके लिए कोशिशें क्या होंगी? किसानों की तरफ से अलग शर्त रखी गई है, सरकार की तरफ से अलग शर्त है। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर नेताओं के घेराव से क्या कानून का जो रास्ता है वो निकल जाएगा? क्या इसका समाधान हो पाएगा? सवाल ये भी है, क्योंकि एक तरफ से लगातार बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध किसान कर रहे हैं। चलिए खास मेहमानों से आपको रूबरू करा देते हैं। चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। बाल मुकुंद शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। बाल मुकुंद जी बहुत स्वागत है। मनदीप केसरी जी हैं, प्रवक्ता निलो के। अमनदीप जी बहुत स्वागत है। और राजेश दहिया किसान नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी बहुत स्वागत है आपका। और प्रवीण मथाना, महासचिव भारतीय किसान यूनियन मानगुट के। प्रवीण जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राजेश दहिया जी आपसे ही होगा कि आखिर क्या विरोध के जरिए समाधान निकल जाएगा, और अगर ऐसा मुमकिन है तो 8.5 महीने में क्यों नहीं हो पाया है? आयुष जी, विरोध जो हम कर रहे हैं वो सिर्फ हम अपना रोष प्रकट कर रहे हैं कि हम जो किसानों ने के ऊपर जो कानून थोपे गए हैं सरकार ने, उनसे सहमत नहीं है। और वो जो तीनों कृषि कानून हैं जिनको हम काले कानून कहते हैं, उनको जब तक सरकार वापस नहीं लेगी हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आपने देखा आज जो संसद हमारी चली है उसमें अलग अलग रूल भेजते हैं। संसद से हमें ये आपको दिखाना चाहता था कि हमारी जो संसद है उसमें कोई हंगामा नहीं होता, वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से चलती है। और उसकी प्रक्रिया डेली की डेली हमारी रिपोर्ट है वो आप देख सकते हैं कि जो हमारे किसान जो हैं, अनपढ़ जिन्हें कहते हैं, जिन्हें खालिस्तानी कहते हैं, वो उग्रवादी कहते हैं, वो किस तरह संसद चला रहे हैं। और हमारे जो देश के जो MP MA बन के आते हैं उनकी संसद कैसे चलती है। आज आपने देखा होगा ओलंपिक में भी जो हमारे किसान के बच्चे हैं वो कितने मेडल लेके आए हैं। जो शहीद जो होते हैं वो बॉर्डर पे, वो भी हमारे किसानों के बच्चे होते हैं। तो जो किसान है वो बॉर्डर से लेके और आप पे अन्नदाता तक का सारा प्रक्रिया निभाती है। लेकिन जो हमारी सरकार है वो इन किसानों की न सुन के अपने राज लाती है। और आज तक जितने बीजेपी के प्रवक्ता या जो नेता वो ये कहते आए हैं कि ये कानून जो है किसानों के हक में होंगे। आज जो जेजेपी ने 5 तारीख का जो फंड रचा था, वो आप ये देखिए कि जो हमारे शिक्षण संस्थान हैं, यूनिवर्सिटी, रोहतक यूनिवर्सिटी, MD यूनिवर्सिटी है या वहाँ के कॉलेज हैं, उनको इन्होंने राजनीति का अड्डा बना दिया गया है। तो इससे आप देख सकते हैं कि ये जो राजनीतिक गतिविधियां कर रहे हैं वो किसान विरोधी तो हैं ही हैं, लेकिन अब तो ये जन विरोधी भी बना दी गई हैं कि जो शिक्षण संस्थान होते हैं, जहाँ विद्या का मंदिर होता है, जहाँ शिक्षा को पूजा जाता है, वहां पर भी अपने झंडे लगाकर और अपना उग्रवादी का काम किया। आज जो हमारे किसानों के साथ वहाँ बदतमीजी की गई है वो आपने देखी होंगी आपके चैनल के माध्यम से भी कि वो उसकी कोई जरूरत नहीं थी। ये आज जेजेपी बनी है, कल टूट जाएगी। सबको पता है कि अगली बार इनका एक भी MLA नहीं आना है, तो ये ऐसा करने की इनकी जरूरत ही क्या थी। रही बात हमारी 8.5 महीने से बैठे हुए हैं, ये तो कुछ भी समय नहीं है आयुष जी। 1857 में जो क्रांति आई थी वो उसकी आजादी 1947 में मिली थी, 90 साल बाद। तो हम तो 24 तक की उम्मीद लगाए बैठे हैं कि 24 में जो हमारी सरकार बनेगी वो किसान की सरकार बनेगी, और वो जो सरकार बनेगी वो इनका मतलब राजेश जी मान लिया जाए कि भले आप अराजनीतिक करार देते हैं, लेकिन जिस तरह से चढ़ूनी साहब ने चुनाव लड़ने का जिक्र किया कि अब की बार पंजाब में सरकार बनाएंगे और 24 में दिल्ली की सल्तनत पर हम काबिज होंगे, इस बात पर आप लोग भी उतने ही सहमत हैं जितना खुद चढ़ूनी मानते हैं? आयुष जी, मैंने आपको पहले बता दिया था कि हम बॉर्डर पे हमारे बच्चे लड़ते हैं, सेना में हमारे बच्चे हैं, मेडल लाने में हमारे बच्चे हैं, कृषि हमारे बच्चे करते हैं, तो क्यों नहीं राजनीति में हमारे बच्चे घुस जाएंगे। जब तक राजनीति में किसान का बेटा नहीं आएगा, जब तक इस देश का भला नहीं होगा। चंदूनी साहब और हम राजनीतिक नहीं कर रहे हैं,
हम तो आज भी कहते हैं कि हमारे कृषि कानून वापस लेके हमारे एमएसपी कानून बढ़ा दो, हम अपने घर चले जाएंगे। और मैं आपको वादा करता हूं कि हम कभी कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर मजबूरी हुई तो हमें चुनाव भी लड़ने पड़ेंगे, इनको बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है प्रवीण मथाना जी, आप भी किसान संगठन के महासचिव हैं। एक तरफ भारतीय किसान यूनियन की तरफ से अराजनीतिक करार दिया जाता है और दूसरी तरफ चढ़ूनी साहब लगातार चुनाव लड़ने पर लाजमी हैं, लेकिन बिना बातचीत के अगर समाधान नहीं निकलता है तो क्या चुनाव के जरिए जो राजनीतिक प्रक्रिया में ऑप्शंस हैं उसके जरिए इसका समाधान निकाल रहे हैं किसान? आयुष जी, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यही है, जो भारतीय किसान यूनियन का संविधान बना था, जो मांगे राम मलिक थे, जो रामफल कंडेला थे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह मान ने 1978 में एक संविधान बनाया था, भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की थी। उसमें पहले ही शर्त ये थी कि भारतीय किसान यूनियन के झंडे बैनर के नीचे कोई भी पदाधिकारी चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का किसान तो एजेंडा ही नहीं, कभी मिशन पंजाब है, कभी चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टी बनाना है। ये लोग जो बैठे हैं हमारे भोले भाले किसानों को ये गुमराह कर रहे। इन्होंने 500 आदमियों से ज्यादा लोगों की शहादत ले ली। यहाँ से किसान नेताओं को मैं तो कहूँ जल्द से जल्द गिरफ्तार करके जेल में डालने का काम करना चाहिए। मेरे दूसरी बात, जो ये 3 कृषि कानून है, ये 3 कृषि कानून किसान हित में है। इसमें एक बात बता दो, ये हमारे मित्र बैठे हैं, तो इसमें काला क्या है? क्योंकि भारतीय किसान यूनियन की सबसे पहले ये मांग थी, 1993 में हमने ज्ञापन देना शुरू कर दिया भी किसान फसल पैदा करना तो सीख गया, लेकिन आज तक बेचना नहीं सीखा। आप सुई से लेके जांच तक देख लो, उसमें कहीं भी एमएसपी नहीं है, एमआरपी है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एक किसानों के लिए एमएसपी कर दिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसका मतलब ये है कि किसानों की फसल को लूट लो और वोट के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने, सरकारों ने किसानों की फसलों को लूट के और गरीब आदमी में बांटने का काम किया। इसलिए मेरा ये कहना है, ये कृषि कानून जो है ये किसान हित में है। और जो ये उड़दंगवादी लोग, अच्छा एक बात अगर ऐसा है तो आप लोग किसानों को समझा क्यों नहीं पाए, ये भी बड़ा सवाल। मैं इस पर लौटूंगा आपके पास, लेकिन वीरेंद्र चौहान जी भी जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी बहुत स्वागत है चर्चा में। वीरेंद्र जी, सवाल यही है कि अगर समाधान बातचीत से ही निकलेगा तो बातचीत के लिए किस मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, बातचीत के लिए किसी मुहूर्त का हमारी तरफ से इंतजार नहीं है। बातचीत करने के इच्छुक और समाधान तलाशने के लिए तैयार कोई भी आंदोलनकारियों के प्रतिनिधि बातचीत के लिए आगे आना चाहें तो उनका स्वागत है, उनसे बात भी की जाएगी। हम इस आधार पर यह कह सकते हैं कि कोई भी आएगा उससे बात करेंगे कि हमने इन आंदोलनकारी किसानों के आंदोलनजीवी नेताओं से लगभग 1 दर्जन दौर की बातचीत की, इनकी सारी सुनी, अपनी इनको बताई। इन्होंने हमारे इस सरकार और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को गलत करार दिया, उनमें जो खामियां बताई, हमने उन खामियों के बारे में इनकी शंकाओं को दूर करने का पुरजोर प्रयास किया उस बातचीत के दौरान, और लिखित में किया, यूं नहीं कि जबानी जमा खर्च में। हमने इनको लिखित प्रस्ताव दिया कि ये तरीके से आपके मनों के संदेहों को हम दूर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बातचीत में गरारी अटकी तो इनकी अटकी, और उसकी वजह साफ हो गई। अभी जो किसान यूनियन के प्रतिनिधि कह रहे थे, उन्होंने साफ कर दिया कि इनका निशाना तो मोदी की खिलाफत है, इनका निशाना तो 2024 का चुनाव है, इनका निशाना गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने बता दिया सार्वजनिक रूप से कि चुनाव लड़ेंगे पंजाब की हर सीट पर। इनका निशाना राजनीति था, इनका निशाना राजनीति है। तो जो राजनीति ही करना चाहते हैं, जो बातचीत करना ही नहीं चाहते, जो समाधान चाहते ही नहीं, उनके साथ जबरदस्ती समाधान के लिए बात भला कैसे की जा सकती है? वो कहावत है, ये तो आखिरी विकल्प है। अगर आप लोग नहीं समाधान निकालेंगे तो समाधान निकालने के लिए हमें सत्ता में आना पड़ेगा। नहीं, ये इनका पहला विकल्प है, आखिरी नहीं है। इनकी तरफ से तो पहला ही विकल्प है, क्योंकि हम जब देखिए, हमने जब शुरू में ये कहा कि ये राजनीति करने आए हैं, तो आपके चैनल पर बैठकर इन लोगों ने कहा कि ना तो हम राजनीति करने आए
ना हम राजनीति वालों को अपने आसपास पटकने देंगे। अब इनकी ओर से, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कल पत्रकार वार्ता कौन कर रहे थे? कामरेड इंद्रजीत, सीपीआईएम के प्रदेश के नेता हैं वो। सीपीआईएम क्या है? क्या वो कोई धार्मिक संस्था है? क्या वो समाजसेवी संस्था है? सीपीआईएम के नेता कामरेड इंद्रजीत सिंह किसान मोर्चा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की आजादी के पर्व पर कुछ और करने की बात करते हैं, तो कहां रह गई इनकी राजनीति से दूरी? ये ओम प्रकाश चौटाला को भी मंच पर बैठा क्या तात्पर्य है आपका चौहान साहब? ये इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि हम स्वाधीनता दिवस नहीं मनाएंगे और स्वाधीनता दिवस के दिन ये मनाएंगे किसान मजदूर की आजादी का दिन। अर्थात इनका कहना यह है कि देश का किसान और मजदूर स्वतंत्र नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, किसी के मन में वहम है तो वो निकाल दे। हिंदुस्तान का एक एक नागरिक 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को स्वतंत्र हो गया था। अगर कोई लोग मानसिक रूप से चीन के गुलाम हैं, कामरेड इंद्रजीत और उनके अनुयायी, तो उनका हमने ठेका नहीं ले रखा, वो चीन चले जाएं, लेकिन इस देश का एक एक नागरिक स्वतंत्र है। 15 अगस्त देश का त्योहार है, पर्व है, उस पर कोई अगर बातें करेगा तो उसको बेनकाब करेंगे हम। ठीक है बालमुकुंद जी, आप लोगों ने किसानों की आवाज उठाने का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने ट्रैक्टर भी चलाया, संसद में भी आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन कृषि मंत्री ने कहा कि आप लोग चर्चा चाहते ही नहीं है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग कभी पेगासस का जिन लेकर आते हैं, कभी कोई और मुद्दा लेकर आते हैं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा से आखिर भाग कौन रहा है? देखिए, देश की आजादी के 74 साल के बाद आज हमें बड़े दुख के साथ ऐसा कहना पड़ा है, जो लोग सत्ता में हैं वो इतने घमंड में हैं कि जो सीपीआईएम या सीपीआई के नेता हैं, जो हमारे चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड एक पार्टी है, उसको कहते हैं चीन चले जाओ। भाई इसका मतलब तो ये हुआ कि पेगासस जैसे हथियार बना करके आप राजनीति कर रहे हैं। 1962 की लड़ाई में चीन का समर्थन किया था इन्होंने। 1962 की लड़ाई में चीन का समर्थन किया था कि नहीं उन्होंने? ठीक है, आप क्यों उनके समर्थक बन रहे हो? उनके प्रवक्ता को बोलने दो। सुन लेते हैं कामरेडों की ठीक है प्रवक्ता बनी हुई है। आपको उन्होंने तसल्ली से सुना है, मैं बताता हूं, आप पहले पूरी बात सुनिए। ठीक है बालमुकुंद जी, आप पूरी बात सुनिए। पूरी आजादी की लड़ाई में एक उस समय आरएसएस या जनसंघ का कोई एक व्यक्ति ये बताओ जिसने कांग्रेस के पक्ष में आवाज उठाई हो। नहीं पढ़ना बालमुकुंद जी, जो मेरा सवाल था, चर्चा से आखिर कौन भाग रहा है? नहीं बालमुकुंद जी ठीक है, वीरेंद्र साहब, वीरेंद्र जी, बालमुकुंद जी ठीक है, आपसी बहसबाजी भी नहीं पढ़नी है। बालमुकुंद जी, मेरा सवाल ये था कि आखिर सरकार कह रही कि चर्चा के लिए हम तैयार हैं, आप लोग कहते हैं कि चर्चा हम चाहते हैं, तो चर्चा से हो क्यों नहीं रही है? चर्चा से आखिर भाग कौन रहा है फिर? आयुष जी आप एक बताइए, सरकार और किसान नेता, संयुक्त किसान मोर्चा के 40 नेता, ये दो पक्ष थे इस वार्ता के। 12 दौर की वार्ता होने के बाद उल्टा कौन हटा? सरकार हटी। उसके 2-3 महीने के बाद प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक फोन कॉल दूर है हम, तो वो आज तक फोन नंबर ना किसान नेताओं को नाम मिला ना विपक्ष को मिला। ये आप ये मान के चलिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जिम्मेवारी सरकार की है। वार्ता की टेबल पर अगर सरकार इनको बुलाए, ये ना जाएं, तो फिर लोगों में ये जवाब नहीं दे सकते। तो कांग्रेस तो किसानों के साथ खड़ी है, किसानों का सहयोग कर रही है। अगर जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं, हम उनके साथ ठीक है, किसानों और सरकार के बीच बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है, इसका जवाब किसान नेता और बीजेपी से मैं ले लूंगा। चौहान साहब मैं लौटूंगा, ठीक है। लेकिन बालमुकुंद जी, आप लोग जो संसद में चर्चा करना चाहते थे, वहां दिक्कत कहां आ रही है? राहुल गांधी ने ट्रैक्टर भी चला लिया, आप लोगों ने विरोध भी कर लिया, दीपेन हुड्डा साहब भी विरोध में शामिल थे। संसद के अंदर कृषि कानूनों को लेकर चर्चा को लेकर खुद वाइस प्रेसिडेंट ने कह दिया कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, फिर चर्चा में दिक्कत कहां आ रही है? चर्चा क्यों नहीं हो रही है? किसकी गलती है? आप आयुष जी एक बात बताइए, 8 महीने से किसान संसद के बाहर भी बैठे हैं और सड़कों पर भी बैठे हैं, किसान संसद भी लगाए बैठे हैं। क्या कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई सरकार ने? इतनी बड़ी महामारी के बीच में एक किसान, हमारा शरीर का अंग है, वो हमारा अन्नदाता है, वो बैठा सड़क पे है। सरकार ने कोई संयुक्त मोर्चा के नेताओं से वार्ता टूटने के बाद कोई सर्वदलीय बैठक बुलाई हो, हमारा कोई सुझाव, तो चर्चा शुरू करवाइए, आप ये मांग कर दीजिए संसद में कि सर्वदलीय बैठक बुलाइए आप।
ये सारी मांग तो की जा सकती है, लेकिन जब चर्चा शुरू होगी तब तो मांग। हाँ। अच्छा, आप ये मानते हैं, आप बताइए, आपका ईमेल एड्रेस दे दीजिए, मैं अभी आपको हमारी चिट्ठियां भेज दूंगा। सर 14 दलों ने बैठ करके परसों भी एक आयोजन किया है। ठीक है, मेरा जो सवाल था उसका जवाब नहीं आया शर्मा जी। सरकार हमसे बात करे। हाँ, चर्चा क्यों नहीं हो पा रही संसद के अंदर? कृषि कानून पर चर्चा आप भी चाहते थे, सरकार के लिए हम भी चर्चा चाहते थे, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही आयुष भाई? हाँ, मैं चौहान साहब नहीं, सरकार नहीं चाहती। सरकार एक पता है, जो बिजनेस है इसको बिजनेस बोलते हैं हम, जो संसद में काम होता है वो जो बिजनेस उसको हम बोलते हैं, उसमें वो पूरा का पूरा तो रिकॉर्ड पे पटल पे है कि सरकार ने किस एजेंडे में रखा है कि किसानों की बात। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इसका जिक्र नहीं हुआ, आप ये कह रहे हैं। ठीक है चौहान साहब जल्दी जवाब दीजिए, फिर अमनदीप जी के पास जाएंगे, बहुत इंतजार कर रहे हो। बिल्कुल, जब ये बिल पास हुआ तभी तक नहीं की इन्होंने। ठीक है चौहान साहब जल्दी जवाब दीजिए, फिर अमनदीप जी बैकडोर से किया, तभी तो काले कानून बोलते हैं। चौहान साहब एक मिनट, पंडित जी, देश की संसद से बेहतर किसी विषय पर चर्चा करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। सब दलों के प्रतिनिधि वहां हैं, निर्वाचित प्रतिनिधि वहां पर हैं। उस पटल पर इनको चर्चा के लिए अवसर कानून बनाते समय भी मिला था, तब भी इन्होंने चर्चा से परहेज किया, हल्ला करने को प्राथमिकता दी, और आज भी वहां ये चर्चा करना नहीं चाहते। कैसे दोहरे चरित्र के लोग हैं, इसका अनुमान आयुष भाई इस बात से आप लगा सकते हैं कि निर्वाचित संसद में तो हल्ला कर रहे हैं, वहां काम करने नहीं दे रहे संसद को, करोड़ों रुपए रोजाना का व्यर्थ चला जा रहा है, और कुछ आंदोलनकारी सड़क के पर बैठे हुए हैं जो किसी ने चुने नहीं हैं, वो आंदोलनकारियों के या आंदोलन जीवियों के प्रतिनिधि हैं, उसको ये किसान संसद कह रहे हैं। ऐसे दोगलेपन के चलते हुए कांग्रेस के संवाद होगा तो कहां होगा। एक बात और मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि कांग्रेस चर्चा से क्यों बचना चाहती है, सदन में यह सरकार का सामना क्यों नहीं करना चाहती, उसकी वजह साफ है कि स्वयं कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में इसी प्रकार के कानून बनाने की अधिकृत रूप से घोषणा कर चुकी थी। ठीक है। तो अपने आप जो चाह रहे थे उसके खिलाफ सदन में रिकॉर्ड पर बोले तो कैसे बोले। चलिए ठीक है, आपका कहना है कि कांग्रेस चर्चा से भाग रही, किसान चर्चा से भाग रही। ठीक है अमनदीप जी, ठीक है चौहान साहब, ठीक है अमनदीप जी इंतजार करें। ठीक है अमनदीप जी, एक तरफ किसानों की तरफ से बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध किया जाता है, दूसरी तरफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जिक्र किया जाता है। समाधान क्या बातचीत से निकल पाएगा, विरोध से निकलेगा, या फिर सत्ता में किसान आएंगे तभी समाधान निकल पाएगा? नहीं आयुष जी, देखिए समाधान करना सरकार के हाथ में है, समाधान की जो गेंद है वो सरकार के हाथ में है। लेकिन जब सरकार आखिरी वार्ता में कृषि मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास इससे बढ़िया कोई और आखिरी प्रस्ताव देकर और कोई प्रस्ताव नहीं है और हम बातचीत खत्म करते हैं, तो कैसे समाधान होगा? क्या रास्ता बचेगा? क्या पहले दिन ही किसान नेताओं ने कह दिया था कि हम सरकार का विरोध करेंगे? क्या पहले दिन ही कह दिया था कि हम सरकार के फंक्शनों का बाइकआउट करेंगे, नेताओं का, मंत्रियों का विरोध करेंगे? इस सिचुएशन तक, इस जो परीक्षा है, इस समय तक कैसे लेकर के आई सरकार, वो सब हमारे सामने है। 8 महीने से ऊपर हो गए हैं, 600 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं। मेरे भाजपा के प्रवक्ता भाई कह रहे हैं कि हम सरकार बात करने को तैयार है। इनके अभी कभी भी आप देखना, इनके भाषण में केवल विरोधाभास होगा। एक तरफ तो ये केवल निशाने पर किसान के 39 नेताओं को या विपक्षी दलों को रखेंगे। अरे भाई, आपकी दुश्मनी विपक्षी दलों से, 39 नेताओं से तो हम मानते हैं, लेकिन उसका गुस्सा आप आम किसान पे क्यों निकाल रहे हैं? प्रधानमंत्री मोदी को आम किसान के साथ संवाद करने से कौन रोक रहा है? आप डिजिटल माध्यम से संवाद करिए किसान से, उनकी जो शंकाएं हैं उनको दूर करिए। एक तरफ तो आप मानते हैं कि जो नेता हैं उनको, वो चुने हुए नहीं है, लोग उनको चाहते नहीं है, लेकिन इतनी संख्या के अंदर जब लोग उनके कहने पे बुलावे पर आ रहे हैं, यानी कि किसानों को कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं, और वो सच्ची की दिक्कतें हैं, वैसे ही नहीं कोई घर से बाहर निकलता। इस बात को क्यों नहीं सरकार ध्यान दे रही? केवल और केवल अपनी जिद अड़ाती है कि नहीं, हम अपनी जिद से पीछे नहीं हटेंगे, हम पूंजीपतिवाद को बढ़ावा देंगे। और आयुष जी, मैं आपके माध्यम से आज बताना चाहता हूं कि भारत विश्व गुरु ऐसे नहीं बनेगा जब हमारे ग्रामीण अंचल से हमारे किसान के बच्चे
जब मेडल लेकर आते हैं, आपने ओलंपिक में देखा, उस व्यवस्था को उजाड़ने के लिए ये सरकार आतुर हुई है। उस व्यवस्था से आज बच्चे चैंपियन पैदा होते हैं। इनकी पूंजीपति विवाद की व्यवस्था से कोई पैदा नहीं हुआ। बताइए अंबानी ने कितने मेडल पैदा किए, कौन से वो स्कूलों में पैदा किए? भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कितने स्कूलों से मेडल निकलते हैं वो बताइए जरा वीरेंद्र चौहान जी। जिस व्यवस्था से भारत का नाम पूरे विश्व के पटल पे, ठीक है, इसका जवाब लेते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, इसका जवाब लेते हैं। ठीक है, चौहान साहब मैं लौटता हूं। ठीक है, राजेश दहिया जी, ठीक है, राजेश दहिया जी, ये आरोप लग रहा है और गंभीर आरोप है कि आप लोग चर्चा से इस वजह से भाग रहे हैं, चर्चा से इस वजह से आप लोग दूर हैं क्योंकि आप लोग चर्चा चाहते नहीं हैं। आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और इंतजार कर रहे हैं चुनाव का, पंजाब विधानसभा चुनाव का, यूपी विधानसभा चुनाव का, 2024 के लोकसभा चुनाव का। जो आपने बंगाल में किया है वही आप यूपी में करेंगे और पंजाब में आप लोग खुद लड़ने वाले हैं क्योंकि आप लोगों की मंशा ही राजनीतिक थी। आयुष जी, आज प्रधानमंत्री ने हमारे हॉकी के कप्तान से फोन पे बात की और हमारे किसानों से कई महीने पहले कहा था एक फोन दूर है। आज तक किसी किसान से एक प्रधानमंत्री ने फोन पे बात नहीं की, समझा। और न हम राजनीति करने आए थे और न राजनीति करना चाहते हैं। हमारे किसान भाई ने कहा संविधान की बात की, किसान यूनियन की। अरे संविधान तो इंसान से ऊपर नहीं होता है। जब किसान मर रहा है ना तो संविधान को बना के दे दो कहीं पर, समझा। संविधान की कोई वैल्यू नहीं, किसान मर रहा होता है। ये हमारा संविधान था। अगर किसान यूनियन का संविधान ऐसा होता, ढंग का होता, तो आज किसान सड़कों पे नहीं होते। और ये नेताओं ने कितनी रैली की थी, ये पैकेट देते खाने के। तो राजेश दहिया जी, आखिर इस विरोधाभास का कारण क्या है? राजेश दहिया जी, ठीक है राजेश जी दहिया साहब, आखिर इस विरोधाभास का कारण क्या है कि अगर चडूनी साहब कहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे और एक एक सीट पर हम लड़ेंगे, हमें सत्ता चाहिए, तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों होती है? ये कॉन्ट्रडिक्शन तो आपस में ही दिख रहा है आप लोगों के। मजबूरी होगा कि सरकार हमारी सुन नहीं रही है और विपक्ष को ध्यान नहीं दे रहा है। तो या तो राजेश दहिया जी ये तय कर दीजिए कि किसान चुनाव लड़ेंगे ही, ये मान लिया जाए। मतलब नहीं, हम नहीं लड़ सकते चुनाव। आप हमारे तीनों कृषि कानून वापस कर लो, हमारा एमएसपी कानून बना दो, हमें चुनाव लड़ने की कोई जरूरत नहीं, हम अपने घर चले जाएंगे। रही बात हमारे किसान भाई ने कहा था इसमें काला क्या है, मैं इनसे पूछता हूँ ये बता दें इसमें धोखा क्या है। अरे जब हमने संशोधन चलिए काले सफेद पे नहीं जाते हैं, ठीक है ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया तो रह क्या गया। अरे किसान जी, आप अगर किसान के भाई होते ना तो आप ऐसी बात नहीं करते सरकार। ठीक है चौहान साहब मैं लौटता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, मथाना साहब आप लोग किसानों को ये क्यों नहीं समझा पाए? ये ठीक है दहिया साहब, ठीक है ठीक है राजेश जी मैं लौटता हूँ, राजेश जी मैं लौटूंगा, राजेश जी ठीक है, राजेश जी ठीक है मथाना साहब, ठीक है मथाना साहब, सवाल यहाँ पर ये है कि आप लोग किसानों को समझा क्यों नहीं पाए? आपका जो दावा है कि कृषि कानून बेहतर है, कृषि कानून किसानों के पक्ष में है, खुद इसकी मांग कर रहे थे किसान, तो ये सारे फायदे आप लोग किसानों को गिनवा क्यों नहीं पाए? और खास करके उन किसानों को जो 8.5 महीने से बॉर्डर पर हर मौसम में वहां पर टिके हुए हैं, उनको आप लोग समझा देते। आयुष जी, अब किसान इनकी चाल को समझने लगे हैं, क्योंकि गुरनाम ये कह रहे हैं भाई साहब भी अगर ये कानून वापिस हो गया अब चुनाव नहीं लड़ने के। मेरा ये कहना है, गुरनाम सिंह चडूनी ने पहले 2 बार चुनाव लड़ लिया, जमानत जब्ती आदमी है। राकेश कैत ने चुनाव लड़ लिया। ये इनका एजेंडा सिर्फ राजनीति करना, सांसद बनना, एमएलए बनना है। किसानों से इनका कोई सरोकार नहीं। आप एक बात बताओ, भारतीय किसान यूनियन में कभी आप भी देख रहे हो, आज थोड़ी कभी वामपंथी के झंडे देखे, कभी खालिस्तान का झंडा देखा, कभी धारा 370 की बात हुई। क्या मतलब है इस चीज का? ये देश तोड़ने वाले लोग हैं। और मैं आपके चैनल से, आप देखो सरकार कुछ नहीं कर रही, ये बड़े बड़े किसानों की शहादत ले रहे। मेरा आपके चैनल से सीधा एक बात कहने की है, अगर समय रहते गुरनाम सिंह चडूनी जैसे तथाकथित किसान नहीं माने किसान नेता, तो सरेआम किसान इनका जूते मारेंगे पब्लिक में, क्योंकि पब्लिक जागृत हो गई है। ये जो 3 कृषि कानून है, ये कह रहे इसमें भेद क्या है मैं बताता हूँ। ये सिर्फ फसल बेचने की आजादी दे दी सरकार ने। मान ले मेरी वस्तु है, मैं उसका अगर एक ही व्यापारी है सरकार उसका, तो अपनी मर्जी से वो दाम तय करेगी, क्योंकि आज थोड़ी उपभोक्ता हित में तय हुए दाम, कभी भी किसान हित में दाम तय नहीं हुए। आप खुद इसमें इन्वेस्टर आएंगे, पूंजीपति लोग आएंगे, वो उसको भंडारण करेंगे। हमारी वस्तु का जो सरसों है, सरसों का मैक्सिमम मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस 4600 रुपए है, और आज सरसों का ठीक है। राजेश जी जवाब दीजिए, राजेश जी जवाब दीजिए। मुझे लगता है हाँ, मैं चौहान साहब लौटता हूँ, बालमुकुंद जी आपके पास भी आऊंगा, मनदीप जी आपके पास भी आऊंगा। ठीक है, लेकिन 2 किसान संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बीच अगर विरोधाभास दिखता है तो स्पष्ट करना जरूरी है। राजेश जी, एक तरफ मथाना साहब हैं, वो कानूनों के फायदे बता रहे हैं, 2 नेता जो लीड कर रहे हैं, दोनों को राजनीति से आए हुए किसान नेता इंपोर्टेंट बता दिया।
तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या सच में गुमराह किया जा रहा है, और अगर नहीं है तो फिर बातचीत की कोशिश इसमें कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है? सरकार बातचीत करना नहीं चाह रही है। अभी मथाना साहब ने कहा कि कहीं भी बेच लो, अरे फिर मंडी क्यों पड़ती है, फिर कोर्ट क्यों लगती है? एक ठिकाना बनाया जाता है कि कहाँ पे बेचा जाएगा, तो कहीं पे बेच लो। आपने कह दिया, खरीद कौन लेगा? सबसे बड़ी बात आई ना, तेल 210 पहुंच चुका है। मटर जो होती ना वो लॉकडाउन में 310 पहुंची थी, समझा? जो किसान की फसल होती है ना वो 2 रुपए को टमाटर बिकते हैं और उसी टमाटर को 2 रुपए को बेचता है। मैं लड़ता चौन से कॉर्पोरेट लगता है जो होर्डिंग करते हैं, होर्डिंग बस पता आपको होर्डिंग क्या होती है? वो यही होर्डिंग होती है कि हमारी फसल को लेकर होर्डिंग वाला उसको ऊंचे दाम पर बेचेगा। अरे मथाना साहब तो कुछ तो समझ कीजिए, किसान के बारे में कुछ तो बोलिए कि अच्छे कानून, क्या अच्छे कानून के अंदर बताइए क्या अच्छा कानून है? क्या आपकी जमीन को वो लोन लेता है, आपको बाउंड कर देगा और आप उसे बंधुआ मजदूर बन जाएंगे और फिर कहते हैं कि वो अच्छा कानून है? कमाल कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट तो जमीन का होगा ही नहीं। चलिए ठीक है, ये अलग पहलू हो जाएगा। लेकिन वीरेंद्र चौहान जी, ठीक है मथाना साहब मैं लौटूंगा, राजेश जी मैं लौटूंगा आपके पास। लेकिन वीरेंद्र चौहान जी, सवाल यहाँ पर ये है कि एक तरफ मथाना साहब हैं जो कहते हैं कि वो देश विरोधी ताकतें हैं, एक तरफ किसान नेता राजेश दहिया जी हैं जो कहते हैं वो कि किसान के बेटे हैं, वो किसान हैं जो देश के लिए अपनी उपज पैदा करते हैं। सरकार की तरफ से भी कई बार आंदोलन जीवी खालिस्तानी तमाम तरह के आरोप लगाए गए, तो या तो तय कर लिया जाए कि किसान है उनसे बातचीत कर ली जाए, और अगर ऐसा नहीं है आंदोलन जीवी है खालिस्तानी है तो उन पर एक्शन लिया जाए। समाधान तो निकालना होगा वीरेंद्र चौहान साहब। देखिए, जो आंदोलन की अगुवाई करने वाले अधिकांश लोग हैं वे दोमुही बातें करते हैं, दो तरफा बातें करते हैं, सीधी साफ बात इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि मंशा साफ नहीं है। एक तरफ कहते हैं हम गैर राजनीतिक हैं, दूसरी ही सांस में आपके ही चैनल पर बैठकर इस डिबेट में कहते हैं कि हम तो चुनाव लड़ेंगे, 2024 का चुनाव लड़ेंगे। मैं इस पर यह कहना चाहता हूं, एक मिनट रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अगर आपने राजेश दहिया जी, गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी जी, आप लोगों ने चुनाव ही लड़ने हैं, राकेश टिकैत जी चुनाव ही अगर आपने लड़ना है और चुनाव ही आपकी समस्या का समाधान है, तो कृपा करके दिल्ली के आसपास जो आपने बॉर्डर पर लोगों का, आसपास के ग्रामीण लोगों का, किसानों का जीना हराम किया हुआ है, वो बंद करिए, घरों को लौटिए, चुनाव की तैयारी करिए, चाहे वो पंजाब का चुनाव हो, चाहे 2024 का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश का चुनाव। चुनाव लड़कर समाधान लेना है। एक मिनट राजेश जी, एक मिनट प्लीज, प्लीज राजेश जी, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, रुको देखिए आयुष, इनको रोक लीजिए, मैंने इनकी बारी में सभी लोग बोलेंगे। ठीक है राजेश जी, इनको रोक लीजिए, ठीक है राजेश जी, इनको रोकिए। देखिए बोलिए, आप बोलिए। मुझे सिर्फ इनसे ये पूछना है कि आपको भारत के संविधान से तहत चुनी गई राज्य की सरकार भी मंजूर नहीं, केंद्र की सरकार भी मंजूर नहीं। आपने अभी कहा कि संविधान भी किसी काम का नहीं, हम संविधान को भी नहीं मानते। आप लोग ये भी कह चुके कि अदालत, रुकिए बीच में मत बोलिए, आप लोग कह चुके कि अदालत भी, सुप्रीम कोर्ट भी अगर कानूनों के पक्ष में खड़े हो गई तो भी हम नहीं मानेंगे। यानी सरकार भी नहीं, संविधान भी नहीं, कोर्ट भी नहीं, और आप इस देश के, रुको भाई, आप रुको 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 रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ ना, अपनी बारी में बोल लेना। आप ठीक है जल्दी चौहान साहब पूरा करिए। ठीक है, आपसी बहसबाजी नहीं, ठीक है चौहान साहब जल्दी बात पूरी करिए। ठीक है राजेश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। आपको इस देश का स्वतंत्रता दिवस भी मंजूर नहीं है, उस पर भी आप अलग राह बनाना चाहते हो, और आप, चलिए ठीक है, लेकिन वीरेंद्र साहब ये बताइए कि अगर ऐसा है, अगर ये किसान, अगर ये लोग देश विरोधी हैं जो वहां पर बैठे हुए हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते आप? रास्ता जाम हुआ है, लोगों को 10 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है, तमाम तरह की समस्याएं हैं। अगर ऐसा है जैसा आप दावा कर रहे हैं, जैसा मथाना साहब कह रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लेने की जहमत क्यों नहीं उठा पा रहे आप लोग? आयुष भाई, मैं ये कह रहा हूं, ये देश प्रजातांत्रिक देश है, आपको और राजेश दहिया दोनों को मुझसे असहमत होने का हक है, लेकिन असहमति का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि आप या राजेश दहिया या किसानों के नाम पर राजनीति करने वाले दूसरे किसानों का जीवन, उनका जीना हराम कर दें। हम लोगों का इनसे अनुरोध है, राजेश दहिया जी से आपके चैनल पर बैठे बैठे मैं अनुरोध करता हूं, चुनाव लड़ना है लड़ लीजिए, पंजाब का लड़ना है लड़िए, यूपी का लड़ना है लड़िए, लेकिन ये दिल्ली को, आसपास की सरहदों को खाली कर दीजिए।
ये आपकी व्यक्तिगत जमीन नहीं है। ठीक है जिन लोगों को, बालमुकुंद जिन जी, लोग ठीक है, ग्रामीणों का जीवन हराम आपने किया हुआ है, उनको तो स्वतंत्र कर दीजिए। बालमुकुंद जी, किसान भी बालमुकुंद हैं जी, उसमें। क्या किसानों का ये जो दुकानदार मुद्दा भी है हैं इस पर उसमें। राजनीति हो रही है, इस वजह से समाधान नहीं निकल पा रहा है या फिर कोई और कारण है? न संसद में चर्चा हो रही, न सड़क पर चर्चा हो पा रही है। राजनीति बिना चर्चा के समाधान कैसे होगा? मैं बताता हूँ, ये केवल और केवल हठधर्मिता सरकार की है। और सरकार ये चाहती है कि किसान थक हार करके अपने घर चला जाएगा। और किसानों ने एक योजनाबद्ध तरीके से जो अपना उनका चरणबद्ध तरीके से योजनाबद्ध तरीके से जो चला हुआ है, ये पूरे विश्व में एक नाम हो गया हमारे इस किसान आंदोलन का कि ये 2024 तक यहीं बैठे रहेंगे। उन्होंने भी अपनी घोषणा कर दी है। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते थे, ये जो लोग हैं, आप सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये इतना दुष्प्रचार फैलाते हैं किसी चीज के बारे में। हमारे पीछे पिछले 50 साल से पड़े हुए हैं। जिस तरीके कांग्रेस ने देश को आजाद करवाया और फिर आज यहाँ तक लेके आया। कांग्रेस ने नहीं, भारत के लोगों ने आजाद कराया। कांग्रेस उसका नाम था। चलिए ठीक है, आप सुनिए पूरी बात। आप पूरी बात सुनिए। चौहान साहब सुन लेते, चौहान साहब सुन लेते, चौहान जी सुन लेते, सुन लेते, नहीं बोल बड़ी तसल्ली से सुना, बालमुकुंद जी ने बड़ी तसल्ली आराम से आप ये देखिए, आपके सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं वीरेंद्र चौहान जी सुन लीजिए, सुन लीजिए। आपने खुद कहा कि प्रजातांत्रिक देश है, असहमति का स्थान है, तो उस असहमति को एक बार प्रकट करने के लिए किसी बात में ठीक है, कोई बात नहीं। आपके बीच में नहीं बोलता, ठीक है, आपसी बहसबाजी नहीं करनी। बालमुकुंद जी आप गलत, आप बाद में बोल लीजिए। बालमुकुंद जी बोलिए, बीच में नहीं बोलता, मैं ऐसे समय खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, बोलिए जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि 50 साल से हमारे खिलाफ भरम फैला रही है लोग। मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूं आपको। मैं 1990 से छात्र राजनीति से कांग्रेस में जुड़ा हुआ। वो सब ठीक है बालमुकुंद जी, लेकिन ये बताइए कि चर्चा कैसे होगी? और अगर राजेश दहिया जी कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, अगर आखिरी विकल्प चुनाव लड़ना ही है, और ये बीजेपी के लोग पिछले 6 साल में, ठीक है बालमुकुंद जी, ठीक है, इतिहास में नहीं जाते, फिलहाल वर्तमान की बात करते हैं। अगर किसान संगठन कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे ही, आखिरी विकल्प अगर यही है तो हम चुनाव लड़ेंगे, तो फिर कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस समर्थन देगी? किसान केवल किसान है, मैं भी किसान हूँ और जो दूसरे लोग वो भी किसान है। बालमुकुंद जी, मेरा सवाल ये है कि किसानों के बारे में जो भ्रम फैलाना चाह रहे हैं कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, इस तरीके की बात, ये सब के बारे में पूछ लिया। मैंने वो सवाल पूछा चौहान साहब, इनकी विचारधारा, मैंने उसका सवाल पूछ लिया, उस पर सवाल पूछा मैंने, बीजेपी से सवाल पूछा। बालमुकुंद जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि अगर किसान संगठन कहते हैं कि राजनीति करना ही, सत्ता में आना ही अगर आखिरी विकल्प है, सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, यही आखिरी ऑप्शन है, तो इस पर हमें जाना होगा, ये अगर किसान संगठनों की तरफ से कहा जाता है तो कांग्रेस उससे कितना इत्तेफाक रखती है? कांग्रेस किसान संगठनों को अपना समर्थन देगी या कांग्रेस भी विरोध में उतरेगी और कांग्रेस भी अलग पैरेलल लगातार चुनाव लड़ती रहेगी? क्या होगा उसके लिए, विकल्प क्या है? देखिए, प्रजातंत्र जैसी पवित्र जो हमारे संविधान में दी गई चीजें हैं, अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है वो स्वागत योग्य कदम है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग हथियार उठा करके अपनी मांग रखते हैं उनसे तो कई गुना बेहतर है ये लोग प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। जो लोग लठ उठा करके ट्रेनिंग करते हैं, जो लोग लाठियों से अपनी ट्रेनिंग की तरफ से, ये लोग तो सड़कों पे बैठकर हाथ जोड़ करके, अगर ये प्रजातंत्र में राजनीति में भी आते तो भी इनका स्वागत होना चाहिए। नहीं, स्वागत वाली बात ठीक है, लेकिन समर्थन होगा क्या? अगर चुनाव में लोग लड़ते हैं, पंजाब में चुनाव लड़ने की बात अगर इन्होंने कह दी है और आप कहते हैं कि आप किसानों की आवाज उठा रहे हैं, तो अलग अलग लड़ेंगे या एक साथ ही लड़ लेंगे? इनको भी धोएंगे। नहीं, ये ऐसा नहीं है। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। आप मेरी पूरी बात नहीं, बीच में रोकेंगे। मैं ये कहता हूँ, इस हिंदुस्तान में कोई भी नागरिक है, क्या उसको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है या अकेली बीजेपी को चुनाव लड़ने का अधिकार है? हम किसानों के साथ खड़े, मैं खुद किसान हूँ। ये किसी व्यक्ति ने, चुड़ूनी जी ने एक व्यक्तिगत राय है उनकी, संयुक्त किसान मोर्चा की राय नहीं है। ये राजेश जी बैठे हैं, इन्होंने राजेश जी ने कह दिया कि अगर आखिरी विकल्प यही है तो हम चुनाव लड़ेंगे। अगर आखिरी ऑप्शन, अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, कानून वापसी नहीं होते हैं तो चुनाव लड़ना ही होगा, फिर क्या ऑप्शन उनका ये है? नहीं, वो संयुक्त किसान मोर्चा कांग्रेस के साथ खड़ा होगा आकर के, क्योंकि कांग्रेस ही भाजपा को हरा सकती है। संयुक्त अच्छा, मतलब संयुक्त किसान मोर्चा कांग्रेस को समर्थन देगा, चुनाव कांग्रेस ही लड़ेगी? कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस को समर्थन देगा किसान मोर्चा। चलिए ठीक है अमनदीप जी, मैं चौहान साहब लौटता हूं। अमनदीप जी, ठीक है, अमनदीप जी बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है अमनदीप जी, अगर किसान संगठन चुनाव लड़ते हैं तो फिर इनेलो का क्या स्टैंड होगा इसको लेकर? और जो बातचीत को लेकर रार दिखी हुई है, बिना बातचीत समाधान निकलने की उम्मीद भी है क्या? देखिए, अगर
किसान संगठन अगर चुनाव लड़ते हैं, हमारी पार्टी का स्पष्ट स्टैंड मत ये है कि कोई भी हमारे देश के संविधान के अनुसार चुनाव लड़ने के लिए कोई आपत्ति नहीं, कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़े। और दूसरी बात ये कि भाई जो बातचीत से हल होगा वो हल जरूर होगा बातचीत से, लेकिन अगर नियत और नीति सरकार की साफ होगी। नियत जब सरकार की साफ ही नहीं है तो बातचीत से हल कैसे होगा? वो बातचीत ही नहीं करना चाहती। मेरे बड़े भाई प्रवक्ता भाजपा के ये कह रहे हैं कि दो मुही चीजें, दो मुही किसान बैठे हुए हैं, दो मुही बातें खुद कर रहे हैं। एक तरफ किसानों को कह रहे हैं कि वो आतंकवादी हैं और खुद जैसे आतंकवादियों की तरह शिक्षण संस्थाओं में जाकर चुप करके अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि भाई हम किसानों की भलाई के लिए कानून ला रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि किसान नेता बोले वाले किसानों को बहका रहे हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा ये क्या कहना चाहते हैं। एक तरफ वो कहते हैं, अभी वो कह रहे थे कि किसान, अभी ये कह रहे थे कि किसान संगठन जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, और अभी कांग्रेस को भी कह रहे हैं कि इनको भी धोएंगे। और जब कह रहे हैं कि किसानों के पल्ले ही कुछ नहीं है, तो यानी कि इन्होंने मान लिया इनको भी धोएंगे, यानी कि भाजपा को भी धोएंगे। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक मेरे बड़े भाई ने कहा, प्रवीण मथाना जी ने, कि ओपन बाजार हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर व्यवस्था हो जाएगी, बड़े बड़े पूंजीपति आके अपनी जो है फसल को रोक सकेंगे, किसान की खरीद सकेंगे। तो मेरे बड़े भाई, यूपी बिहार के अंदर धान कोई नहीं खरीदती सरकार, कोई एमएसपी भी नहीं खरीदती, तो वहां पर के वो तो वहाँ ओपन बाजार से लोगों की क्यों नहीं सुधरी, लोगों की हालात क्यों नहीं सुधरी ओपन बाजार से? राजेश दहिया जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे यही होगा कि जो किसान रोष जाहिर कर रहे थे, क्या वही किसान नेता अब मथाना साहब के जैसे जो लोग हैं उनके रोष का सामना करना पड़ेगा उनको? जो नाराजगी जाहिर की जा रही थी वही तरीका अगर है? आयुष जी, किसान पहले दिन से साफ नियत से आया था, रामलीला ग्राउंड में आने की कोशिश की थी, सरकार को बोल दिया था, सरकार ने हमें बॉर्डर पर रोक दिया, हमारे बैरिकेड्स लगा दिए, सीमेंटेड बना दिए। रही बात मथाना साहब की, अब कितनी किसान यूनियन आई हुई है, हमें इसका क्या पता। हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होंगे, हम सरकार से कानून वापसी तक घर वापसी नहीं। ठीक है मथाना साहब, जल्दी से रिएक्शन दीजिए, 20 सेकंड जल्दी। मेरा एक कहना है, भाई जो ये गुरुराम सिंह चुड़ूनिया ये भारतीय किसान यूनियन से निष्कासित है, और ये कह रहे अभी 15 अगस्त को हम कुरुक्षेत्र में झंडा नहीं लहराने देंगे। चलिए ठीक है वीरेंद्र चौहान साहब आखिरी में, ठीक है जल्दी से क्लोजिंग कमेंट। हाँ देखिए, भारतीय किसान यूनियन के नेता चाहे टिकैत हो चाहे चढ़ुन्नी हो, ये चुनाव लड़ते रहे हैं, ये आगे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये कर लें, ये इनका हक है। ये कांग्रेस के खिलाफ भी चुनाव लड़े, हमें अच्छा लगेगा, हमारे खिलाफ तो लड़ेंगे, लेकिन अगर चुनाव ही लड़ना है तो बॉर्डर खाली करें, जाकर चुनाव की तैयारी करें, किसानों का जीवन जीना हराम ना करें। और एक आखिरी बात कि इस देश में किसी के परिवार में अगर मृत्यु भी किसी की हो जाए, परिवार के सदस्य की, तो कोशिश की जाती है कि जो पवित्र त्योहार हैं उन पर उसकी छाया न पड़ने दी जाए। जो लोग इस देश के पवित्र प्रजातांत्रिक त्योहार 15 अगस्त पर काली छाया डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो खालिस्तानी आतंकवादियों के सुर में सुर मिलाकर ये कह रहे हैं कि तिरंगा नहीं फहराने देंगे, उन गद्दारों को हम चलिए बहुत शुक्रिया वीरेंद्र चौहान जी, बहुत शुक्रिया बालकुल जी, बहुत शुक्रिया मनदीप जी, बहुत शुक्रिया राजेश जी, मथाना साहब, सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो एक तरफ किसानों का कहना है कि सरकार बातचीत करे, लेकिन बिना कानून वापसी के हम घर वापसी नहीं करने वाले हैं। सरकार की ये कहना है सरकार की तरफ से कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है, सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा जा रहा है, लेकिन कानून वापसी पर बात नहीं होगी, बिल्स के अलग अलग पहलुओं पर बात होगी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो किसान 8.5 महीने से वहां पर धरने पर बैठे हुए प्रदर्शन कर रहे हैं, वो किसान घर कब जाएंगे और आखिर बिना बातचीत के समाधान कैसे निकलेगा? न संसद में बातचीत हो पा रही, न सड़क पर बात हो रही है। बिना बातचीत क्या समाधान संभव है, इस पर सोचिएगा जरूर। फिलहाल इतना ही चर्चा।